आज का हमारा जो क्लास है करंट अफेयर की है। 19 मई की करंट अफेयर की। करंट अफेयर की क्लास से पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि आज हमारी शाम को 5:30 बजे जो मोहल्ला क्लिनिक का एग्ज़ाम हुआ था उसके जो क्वेश्चन आपने भेजे थे उनकी उसकी क्लास है कि जो आपने क्वेश्चन भेजे थे वो मैंने सबके क्वेश्चन कंपाइल करके एक जगह आ गए। उनका आंसर भी है, तो आप वहाँ से अपने मैच वगैरह भी कर सकते हो। और ये जो क्वेश्चन आंसर भेजे हैं इसके अंदर एक पर्सन को सबसे ज़्यादा मतलब हमें थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि 85% क्वेश्चन उन्हीं के द्वारा भेजे गए हैं। वो कौन है? निधि जी। तो थैंक यू सो मच। तो एक बार दोबारा निधि जी को थैंक यू सो मच। आपने अपना एक तरह से जो कीमती समय है उसे इन्वेस्ट करके टाइप करके क्वेश्चन भेजे, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। और 5:30 बजे आज क्लास है, तो आप मतलब जो भी ये वीडियो देख रहा हो तो वो जाके उसे भी क्या है देख सकता है वीडियो को। तो ये यहाँ रख देते हैं इन्हें। ये स्लाइड यहाँ आ गई। ठीक है, एक बार दोबारा से निधि जी को तहे दिल से शुक्रिया। अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा लेंथी क्लास नहीं करेंगे। देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किस जिले में हुआ? तो हमारे देश का पहला अमृत सरोवर, आपको पता है ना, आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। इसी के उपलक्ष्य में पहला अमृत महोत्सव का उद्घाटन अमृत सरोवर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? रामपुर के अंदर। रामपुर क्या है? हमारा यूपी का है। ये रही इसकी डिटेल। उत्तर प्रदेश के जिले रामपुर के गांव पटवई में देश का पहला अमृत सरोवर का क्या हुआ? स्थापित हुआ। इसे क्या है, जो हमारे जल शक्ति मंत्रालय और अल्पसंख्यक मंत्रालय कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी। और जल शक्ति मंत्रालय क्या है? गजेंद्र सिंह शेखावत। इन दोनों के द्वारा क्या इसका उद्घाटन किया गया? आज़ादी के अमृत महोत्सव के उस पे इसका किया गया था। इसका मतलब वही है कि सरोवर को संरक्षित करना, पानी को कंजर्व करना, ये सब क्या है इसके वो है। जब यहाँ बोटिंग की सुविधा होगी तो पर्यटन को भी थोड़ा बढ़ावा मिलेगा, तो क्या अर्निंग भी होगी सरकार की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है इसके नए चेयरमैन किसे चुना गया है? तो एस ये मुंदड़ा, इन्हें क्या है इसका नया चेयरमैन चुना गया है। बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने 17 मई 2022 को एस ये हमारे मुंदड़ा को अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है। और ये इससे पहले क्या जस्टिस विक्रमजीत सेन थे इनकी जगह। तो ये क्या है, ये जो हमारे एस मुंदड़ा है ये क्या है, बैंक ऑफ बड़ौदा के डायरेक्टर और आरबीआई के डिप्टी गवर्नर भी क्या रह चुके हैं। अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, इसका मुख्यालय का है मुंबई में। और इसके भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? आशीष कुमार चौहान। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंने यही सोचा कि जो हमारी करंट अफेयर की वीडियो थी ना ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही थी, तो इसे हल्का सा हम थोड़ा और शॉर्ट कर देंगे। तो आज मैंने एक नया तरीका वो किया है, तो आप देखना कि पहले से कुछ अंतर है नहीं। भारत के किस देश को हराकर इतिहास में पहली बार थॉमस कप जीता? भारत ने ना इतिहास में पहली बार ही जीता थॉमस कप, लेकिन किस देश को हराया बहुत बड़ी बात है। इंडोनेशिया को हराया। थॉमस कप की बात यहाँ भी है, फिर हम इसकी थोड़ी और भी डिटेल पढ़ेंगे। भारत की जो पुरुष बैडमिंटन टीम है इसने 15 मई को क्या ये कप जीता? आयोजन इसका बैंकॉक में हुआ था। इसने जिसे हराया ना इंडोनेशिया को, ये वो टीम थी जो सबसे ज़्यादा बार जिसने थॉमस कप जीता है। मतलब कोई छोटी मोटी टीम को नहीं हराया, मतलब एक पहले से जो तगड़ी टीम थी बिल्कुल उसे हरा के आए हैं। और क्या है, इतिहास में पहली बार ही कह लो या 73 साल बाद कह लो, कुछ ही कह लो, जब से हमने खेलना स्टार्ट किया थॉमस कप उसके बाद से सीधा आज जीता है, मतलब 15 मई को। उससे पहले कभी नहीं जीता। थॉमस कप क्या है 1949 में शुरू हुआ। ये क्या है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के सदस्य द्वारा खेला जाता है। और थॉमस का मतलब थॉमस कप जिसे क्या है विश्व पुरुष टीम चैंपियनशिप भी कहा जाता है। इसी की तरह से पुरुषों के लिए तो थॉमस कप होता है, इसी तरह महिलाओं के लिए क्या होता है, उबर कप होता है। तो एक बार इसके बारे में पढ़ लेते हैं। थॉमस कप टूर्नामेंट 15 मई 2022 तक, ये क्या 8 से 15 मई तक होगा। बैंकॉक थाईलैंड एरिना वगैरह यहाँ क्या आयोजित होगा। थॉमस कप की रही वो। ये क्या है थॉमस कप, इसे कभी कभी क्या कहा जाता है, या
वर्ल्ड मेंस टीम चैंपियनशिप, मतलब वर्ल्ड वर्ल्ड मेंस टीम मतलब वो ये ना पुरुष चैंपियनशिप भी कहा जाता है इसे। ये क्या है, वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन के द्वारा BWF के द्वारा इसके जो वो है सदस्य उस उनके द्वारा खेला जाता है। और इसके अंदर क्या है, नंबर ऑफ टीम्स 16 है। इसके फाउंडर कौन थे, थॉमस ही थे, तो उनके नाम से क्या पड़ गया, थॉमस कप पड़ गया। इसके जो मोस्ट रिसेंट चैंपियनशिप है ये क्या है, हमारा प्यारा भारत, ये देख लो 2022 का चैंपियन। सबसे ज्यादा बार किसने जीता, इंडोनेशिया ने 14 बार, और इसे ही हरा के हमने जीता है। तो मतलब अपना आप ही सोच सकते हैं हम कि हाँ वाकई में एक बड़ी अचीवमेंट है। और सरकार भी ने बढ़ावा देगी, सरकार ने ये भी कह दिया कि हम इन्हें शायद 1 करोड़ रुपए कुछ इस तरह की राशि भी इन्हें क्या है इनाम स्वरूप दी जाएगी। पहली बार ही जीता है तो पहली बार ही देंगे। इसके अंदर सक्सेसफुल टीम्स है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये इंडोनेशिया ने 14 बार, चाइना ने 10 बार, मलेशिया ने 5 बार, डेनमार्क ने 1 बार, जापान में 1 बार, और हमारा जो इंडिया है इसने क्या, इसने भी 1 बार जीत लिया। इसके अलावा साउथ कोरिया और हमारा यूनाइटेड स्टेट, थाईलैंड है, ये अभी ये रनर अप रह चुके हैं चैंपियनशिप में, अभी नहीं मौका मिला है। तो यही चीज़ हमें मैं मतलब यही चीज़ दिखाना था मुझे। सबसे ज़्यादा क्या इंडोनेशिया ने जीता है, फिर चाइना, ये रहा। इनके फ्लैग देख लोगे ना तो भी बहुत सारी चीज़ याद रहती है। मलेशिया, इंडिया का तो पता ही है, जापान का भी फ्लैग सिंपल सही है, साउथ कोरिया ये रहा रनर अप रह चुका है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई ये ना सोचे कि हाँ ठीक है जैसे भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थॉमस कप के बारे में पूछता है। और यहाँ पे मुझे बात किसकी करनी है, उबर कप की। ये वो है टीम होस्ट वगैरह, ठीक है जो भी है, इसके बारे में बात करनी है, उबर कप। ये जो हमारा उबर कप है, जैसे वो मेंस के लिए था, ये इसे क्या बोलते हैं, वर्ल्ड वुमेन्स टीम चैंपियनशिप। बाकी सब कुछ सेम चीज़ है। इसका जो मोस्ट रिसेंट चैंपियन है वो कौन है, साउथ कोरिया। हाँ मतलब इसका मोस्ट रिसेंट चैंपियनशिप साउथ कोरिया है। ये रेस के वो 2 बार साउथ कोरिया जीत चुका है। वैसे यूनाइटेड स्टेट भी सबसे ज़्यादा किसने जीता है, ये चाइना ने 15 बार, जापान ने 6, इंडोनेशिया ने 3, यूनाइटेड स्टेट ने 3, साउथ कोरिया ने 2। तो मतलब यही रिक्वेस्ट है कि ये याद रखना, थॉमस कप मेंस के लिए और उबर कप क्या फीमेल्स के लिए। नेक्स्ट है, शेयर बाजार में लिस्ट होते ही LIC बाजार पूंजीकरण के मामले में, जैसे LIC का IPO आया ना, ये मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी की लिस्ट में आ गई। और कौन से नंबर पे आ गई, तो 5वें नंबर पे आ गई। तो शेयर में 17 मई को लिस्ट हुई थी। हाँ मतलब इसका लिस्ट हुआ, इसके मतलब इतने 1000 करोड़ रुपए हुए। अब ये चीज़ हमें ना याद रहने की, एक आइडिया हो जाता है कि हाँ इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, 5.48 लाख करोड़ रुपए हो गई। इसकी क्या टॉप 5 वैल्यूएबल कंपनी में क्या शामिल हो चुकी। तो अगर हम टॉप 5 में देखें, ये तो हमारी LIC हो गई। जो सबसे मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी फर्स्ट नंबर पे वो कौन है, हमारी रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसके बाद टाटा सर्विस कंसल्टेंसी TCS, और हमारा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, HDFC बैंक और इन्फोसिस। ये क्या हमारी मोस्ट वैल्यूएबल 5 कंपनीज हैं, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद है, पहले आम भारतीय इंडियन लेमैन जिन्हें क्या है पोप या संत की उपाधि थी। एक ऐसे भारतीय व्यक्ति है जिन्हें क्या अब संत की उपाधि प्रदान की गई है। इनके बारे में अगर हम इतिहास देखें तो ये बहुत पहले पैदा हुए थे और बहुत पहले मर चुके। लेकिन आज यूरोप के जो आपको पता होगा संत की उपाधि कौन देते हैं, पोप फ्रांसिस को। ये कहाँ है, पोप फ्रांसिस को वहाँ रहते हैं हमारे इटली के अंदर जो शहर है ना रोम, उसके अंदर वेटिकन सिटी संसार का सबसे छोटा शहर, उसी के अंदर क्या है हमारे पोप फ्रांसिस को। हमारे मतलब इटली के, ये पूरे यूरोप के पोप फ्रांसिस को रहते हैं। उन्होंने क्या इन्हें एक मतलब इन्हें संत की उपाधि दी है। तो इनके बारे में अभी ये मैंने वैसे विकिपीडिया पे दिखा दिया इनका जन्म वगैरह, यहाँ देख सकते हैं। ये क्या थे, 14 जनवरी 1752 को मर चुके थे। 712 में इनकी क्या है मतलब इनका जन्म हुआ था। त्रावणकोर साउथ के अंदर ये क्या पैदा हुए थे, और ठीक साउथ के रहने वाले थे, तमिल के। और हाँ इसके बारे में मैं आपको एक कहानी सुना देता हूँ। मतलब पोप फ्रांसिस को थे ना, ये पहले
हिंदू परिवार से थे, तमिलनाडु के थे, ये कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। मैं इसकी स्टोरी सुना देता हूँ। अब देखो मैं छोटी करने की सोच रहा था वीडियो, लेकिन जो चीज़ मुझे इंपॉर्टेंट लगती है वो तो मैं ज़रूर बताऊंगा, चाहे आप छोटी का हो चाहे बड़े का हो। तो अब इसकी बस हल्की सी कहानी सुन लो। पोप फ्रांसिस को कह रहा हूँ, ये जो हमारे देव साहे पिल्लई थे। देखो इनका नाम क्या है, देव साहे पिल्लई। ये क्या है, इसका नाम ये नहीं था, इसका नाम था तो कुछ और। इनका असली नाम क्या था, नीलकंठ पिल्लई। लेकिन इन्हें जो उपाधि, मतलब जब इन्होंने अपना धर्म बदल लिया, उसके बाद इन्हें क्या है, इन्हें मतलब गॉड हेल्प के, इन्हें इन्हें नाम दिया गया गॉड हेल्पर। इस तरह का मतलब देव सहाय पिल्लई, मतलब देवता की सहायता करे, या मतलब गॉड हेल्प से इनका नाम था। एक मिनट, एक सेकंड, इनका नाम यहाँ दिख भी जाएगा आपको कहीं। कन्याकुमारी श्री नेटलम, सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। जो इनका नाम था ना वही था कि गॉड हेल्पर करके इनका नाम था। तो इनकी कहानी सुन लो। ये क्या थे, पहले एक हिंदू परिवार में पैदा हुए थे। इसके बाद क्या है, हिंदू परिवार में पैदा होने के बाद ये मतलब नौकरी कर रहे थे यहाँ। तो इन्होंने क्या, एक डच नेवल कमांडर था, उन्हें देख के प्रभावित हुए और इन्होंने क्या अपना धर्म चेंज कर लिया, और ये किसके अंदर चले गए, क्रिश्चियन या ईसाई धर्म में इन्होंने क्या अपना लिया। उस समय इन्होंने धर्म तो अपना लिया, लेकिन बाद में जो इनके समुदाय थे उन्होंने क्या इस बात को मतलब स्वीकार नहीं किया, और इन्हें क्या है, एक तरह से लोगों द्वारा ही इन्हें क्या मार दिया गया। और इनकी क्या मृत्यु हो गई। थोड़े बहुत मतलब जो लोग होते हैं थोड़े बहुत हर किसी कम्युनिटी के, वो क्या है अपोजिशन में आ जाते हैं, फिर पूरी कम्युनिटी एक साथ अपोज करने लगती है किसी भी चीज़ का। कोई भी अगर जो परिवर्तन है ना, उसका हमेशा अपोज होता है हर जगह, कोई भी कम्युनिटी हो कहीं भी हो। तो जो जब इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया तो उसके अगेंस्ट में जो लोग आए, इंसान को अपनी बात रखने का अधिकार सबको होता है, लेकिन आप कहो कि नहीं इसने ये किया है तो मुझे अधिकार है, मैं इसे जान से मार दूंगा, ऐसा नहीं होता, और ना ऐसा कभी किसी को करना चाहिए। हाँ, अगर आपको अगर किसी इंसान ने अपना मान लो जैसे ये थे, बहुत साल पुरानी बात है, आज की तो है नहीं। आज तो मतलब थोड़ा ओपननेस है हमारे माहौल में, लेकिन 1712 के उसमें जब कोई धर्म परिवर्तन को बहुत अलग वैसा समझा जाता होगा, उस समय इन्होंने जब अपना धर्म परिवर्तन किया, लोगों को अगर इनसे कुछ वो था तो वो उन्हें अपना पक्ष रख देते या कुछ और, लेकिन उन्होंने क्या सीधा इन्हें मतलब इनका इनका बहुत लंबे समय तक बहिष्कार भी किया। उसके बाद जो त्रावणकोर थे, वहाँ की जो पब्लिक थी या वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, राजा थे, उनके आदेश के बाद क्या इनकी मृत्यु या इन्हें मार दिया गया। तो इन्होंने अपना क्रिश्चियन धर्म अपना लिया था और ये मर गए थे। तो मतलब जो ईसाई लोग थे वो इन्हें किस तरह याद रखते थे कि ये एक क्या थे, एक शहीद का दर्जा दिया कि ईसाई लोगों ने, जो मानते होंगे वो ईसाई लोग वहाँ उस समय के, उन्होंने क्या है उस समय ने शहीद का दर्जा दिया, और आज इतने साल बाद इन्हें क्या संत की उपाधि दी गई। अब ये किस बेस पे इतने साल बाद दी गई और आज तक क्यों नहीं दी गई, तो ये तो यूरोप वाले लोग जाने। इसका आप अपना आप भी सोच सकते हैं इसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो आप अपने आप भी सोच सकते हो, इतने समझदार आप हो, कि इन्हें आज क्यों दी गई ये उपाधि, आज से पहले क्यों नहीं दी गई, कि आज से पहले इनका इतिहास नहीं पता था किसी को, सबको सब कुछ पता था। जब इतने अच्छे इंसान थे तो आज सीधा संत की उपाधि दी, उससे पहले इनका कहीं जिक्र भी नहीं। तो समझदार है सब, ठीक है। तो ये क्या थे, देवसाई पिल्लई पिल्लई थे। देवसाई का मतलब ये होता है देवता की सहाय करने वाले, देवता की सहायता करने वाले। इनका पुराना नाम क्या था, नीलकंठ पिल्लई इनका क्या था, ओल्ड नेम था। हाँ तो ठीक है, बस इतना ही बताना था। नेक्स्ट चलते हैं। अब मुझे उम्मीद है अब आपको याद हो गया होगा देवसाई पिल्लई। इन्हें संत की उपाधि दी गई है पोप फ्रांसिस्को के द्वारा। एक मतलब जो सुप्रिया जाटव है, इन्होंने यूएस ओपन कराटे चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो सुप्रिया जाटव है, इन्होंने 2 पदक जीते हैं, गोल्ड और ब्रॉन्ज। यूएस ओपन कराटे चैंपियनशिप में सुप्रिया जाटव ने 2 पदक जीते हैं, उन्होंने गोल्ड और ब्रॉन्ज जीता है। और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लो इसके साथ ही, यूएस के ओपन चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने गोल्ड जीते हैं, तो भारत ने क्या है 5 गोल्ड मेडल जीते हैं।
ओपन चैंपियनशिप में 5 गोल्ड मेडल जीते। इसके अंदर क्या है, 5 अलग अलग कैटेगरी के अंदर जीते हैं भारत ने। यूएस ओपन कराटे चैंपियनशिप लॉस वेगास अमेरिका के 13 से 17 अप्रैल तक आयोजित हुआ है। तो भारतीय दल गया था और क्या बहुत सारे और भी क्या है प्राइज जीते हैं। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कब मनाया जाता है हमारा, 17 मई को। अब फार्मेसी के स्टूडेंट थे तो उन्हें हाइपरटेंशन बताने की तो जरूरत है ही नहीं। हाँ, हाइपरटेंशन को क्या साइलेंट किलर भी कहा जाता है, या इसका इसका दूसरा नाम ही साइलेंट किलर है। इस साल की थीम इंपॉर्टेंट है, मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर। मतलब कंट्रोल सॉरी मेजर योर ब्लड प्रेशर, अपने ब्लड प्रेशर को एक्यूरेटली मेजर करो, उसे कंट्रोल करो, और लिव लॉन्गर का मतलब है लंबे समय तक जियो। भोजन के अंदर नमक का सेवन सीमित करने, फलों सब्जियों का सेवन बढ़ाने से, जैसी जीवन शैली के बदलाव से क्या है क्या करें, खाने के अंदर थोड़ा नमक को कम कर दिया जाए, हरी हरी सब्जी और फल वगैरह खाया जाए। अपने मतलब छोटे मोटे जीवन में बदलाव करने से हम ऐसी बीमारी से क्या लंबे समय तक बचे रह सकते हैं। एक क्वेश्चन है हमारा, रूस के किन पड़ोसी देशों ने सैन्य गठबंधन नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन जमा किया है? तो सबको पता है भी हाल ही में किसने किया है, फिनलैंड और स्वीडन ने किया है। दोनों की जो क्या नाम है हेड है, दोनों लेडीज हैं। अमेरिकी दबदबे वाले नाटो की सदस्यता के लिए फिनलैंड और स्वीडन ने क्या आवेदन दिया। दोनों देशों का आवेदन नाटो सेक्रेटरी क्या जेन्स स्टोलनबर्ग को सौंपा। 18 मई 2022 को 30 सदस्य हैं। नाटो में आज की डेट में 30 मेंबर हैं। 28 यूरोपीय यूनियन के हैं और 2 हमारे अमेरिका और कनाडा है। इसका मुख्यालय क्या है, ब्रुसेल्स या बेजल्स मतलब बेल्जियम में। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम सबको पता है, और पीएम कौन है इसकी, मैंगडेला एडरसन। फिनलैंड की हेलेंस की, प्रेसिडेंट कौन है इनकी, सोली निनेस्टो, और पीएम क्या है, सना मारिन। पीएम इम्पोर्टेंट है, मतलब याद रख लो, सभी चीज़ इम्पोर्टेंट होती है वैसे तो एक बार नाटो के बारे में भी हल्की सी बात कर लेते हैं, बस खत्म हो गई वीडियो। ये है हमारा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर क्या है, 30 मेंबर है। 30 मेंबर के अंदर से 28 तो यूरोपीय यूनियन के हैं, और एक यूनाइटेड स्टेट है, और एक क्या हमारा कनाडा है। ये क्या है, वर्ल्ड वॉर मतलब ये 4 अप्रैल 1949 में बना। ये बना तो इस ये क्या मिलिट्री अलायंस है। और सबको पता ही होगा इसके बारे में। इनका मानना है कि अगर एक देश पे हमला होगा तो सारे मिलके ये माना जाएगा कि 30 के 30 देश पे हमला हुआ है, और फिर उस हिसाब से क्या ये मतलब एक्शन करेंगे। तो ठीक है, ये आपको सबको पता ही है। इसके सेक्रेटरी कौन है, ये जीन्स स्टोलनबर्ग है, ये भी हमने पढ़ लिया। इन्हें इन्होंने वो मतलब अपना पर्चा थमा दिया। अभी तीसरा अगर फिनलैंड और हमारा ये क्या नाम है, फिनलैंड और स्वीडन अगर इसके अंदर शामिल हो जाते हैं तो 32 मेंबर हो जाएंगे। लेकिन इसके अंदर ट्विस्ट क्या है, एक देश है टर्की। टर्की ने बीच में मतलब टांग अड़ा दी कि नहीं, मैं नाटो में शामिल नहीं होने दूंगा इन देश को बिल्कुल भी। मतलब अगर कोई मतलब वर्ल्ड वर्ल्ड न्यूज़ को थोड़ा फॉलो करता हो तो उसको पता होगा कि इस टाइम टर्की ने क्या है बीच में डंगा अड़ाया हुआ है कि नहीं, मैं नहीं शामिल होने देने का। क्योंकि जब टर्की सीरिया वगैरह की युद्ध में बॉम्बिंग वगैरह करता था, ये वहाँ अपना कंट्रोल स्थापित करता था, तो ये क्या है बहुत कमेंट करते थे स्वीडन और फिनलैंड, तुर्की ऐसे कर रहा है, मतलब अब इसका नाम तुर्की हो गया या टर्की हो गया इसका, तुर्की का नाम। तो कि ये भाई तुर्की ने ऐसा कर दिया, तुर्की गलत कर रहा है इसे। जब ये जो हमारा टर्की या तुर्की है, जब ये नाटो से या यूरोपियन यूनियन से कहता था कि मुझे एम्यूनेशन या हथियार प्रोवाइड करो, तब भी अड़ंगा डालते थे इसे मत दो, ये तो विश्व शांति के लिए खतरा है ये वो। तो अब उसका भी बदला लेने का टाइम आ गया, वो भी कह रहा है मैं तो नहीं होने देने का शामिल, जो करना कर लो। और ठीक है, इससे थोड़ा पुतिन बाबा को फायदा मिल जाएगा। इसके मेंबरशिप में, हाँ ये मुझे दिखाना था नाटो का, अगर मैं दिखाऊं, ये जितने भी हमारे ब्लू कलर से है ना, यही नाटो मेंबर है। यूएसए, कनाडा, और बाकी जो मक्खी से मरे हुए हैं सब, ये सब क्या है यूरोप वाले, ये इसके मेंबर हैं। ये हमारा फिनलैंड और ये क्या है स्वीडन और फिनलैंड, ये अभी शामिल होने की बात कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा तुर्की है या टर्की है, ये अभी इन्हें शामिल होने देगा नहीं जहाँ तक है। तो बस यही इसकी थी नाटो का बात। बाकी तो पता ही लगेगा, एक देश पे हमला सब पे हमला।
अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया जाता है? तो 18 मई को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? पावर ऑफ म्यूजियम। इस दिन संस्कृति संग्रहालय का महत्व को उजागर करने के लिए मनाया गया जाता है। हाँ ठीक है। इस दिवस की घोषणा किसने की थी? इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम ने 1977 में। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और मतलब याद रखने लायक है बस। थोक महंगाई दर ने एक दशक से ज़्यादा के वक्त का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अप्रैल 2022 में कितनी दर रही? जो अप्रैल 2022 में थोक महंगाई दर कितनी रही है? एक दशक से ज़्यादा का रिकॉर्ड तोड़कर थोक महंगाई दर अप्रैल 2022 में कितनी रही? तो भाई कितनी रही है? 15.08। इससे पहले कितनी थी? 14.55। यहाँ तो बढ़ी है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि डबल डिजिट में भाई महंगाई दर चल रही है थोक। ये जो महंगाई दर है सिंगल डिजिट में हो और अगर 6% के आसपास हो तो आइडियल कंडीशन होती है। लेकिन आपको पता है इसके जो बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं। एक तो रशिया यूक्रेन युद्ध है। इसके अलावा भारत ने क्या है, रेपो रेट भी, रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट के अंदर भी चेंज किया है ताकि इन्फ्लेशन को या महंगाई को रोका जा सके। रशिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, इंडोनेशिया में तेल नहीं दे रहा, पाम ऑयल नहीं दे रहा। साउथ अमेरिका के अंदर मतलब भूखमरी आ गई। अब इसी वजह से क्या है, हमारा सारा जो प्रोडक्शन है वो हिला पड़ा है। सनफ्लावर ऑयल यूक्रेन चलाते थे वो नहीं मिल रहा, खाना महंगा, और जो ये तेल के रेट महंगे हो गए। ये जो जितनी भी गल्फ कंट्री है इन्होंने 115-120 बैरल पे अपना कच्चा तेल कर रखा है। थोड़ा बहुत रशिया से भी ले रहे हैं हम। ये सब कारण है जिसकी वजह से क्या भारत के अंदर महंगाई बढ़ भी रही है। और कुछ और भी बहुत सारे कारण है, लेकिन ये भी क्या इम्पोर्टेंट कारण है जिससे भारत का सारा बजट बिगड़ गया और महंगाई क्या बढ़ गई। थोक महंगाई दर एकदम से रिटेलर पे प्रभाव नहीं डालती, लेकिन अगर लंबे समय तक रहेगी तो फिर ये रिटेलर पे भी आ जाती है, शिफ्ट होकर रिटेलर पे पहुंच जाएगी। तो आज की क्लास में इतने ही। जो हमारी आज इसके बाद जो क्लास आएगी 5:30 बजे, वो फार्मासिस्ट मोहल्ला क्लिनिक एग्ज़ाम के लिए जो एक तरह से उसकी आंसर किया उसकी क्लास होगी। और एक बार दोबारा निधि जी को बहुत ज़्यादा धन्यवाद, उनके द्वारा सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं। थैंक यू सो मच। इसके अलावा जो आप कमेंट करते हो उसके लिए थैंक यू सो मच, लेकिन जो दूसरी विदेश की भाषा में कमेंट करते हो तो आप वो ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो मुझे समझ नहीं आते और ये खतरा भी रहता है कि कहीं ये कुछ फ्रॉड वगैरह ना हो। आपको पता है साइबर अटैक बहुत चलते हैं, इसलिए मैं ऐसे कमेंट को रिमूव कर देता हूँ जो दूसरी भाषा की होते हैं या कोई इटालियन और फ्रेंच वगैरह भाषा के होते हैं तो मैं रिमूव कर देता हूँ। तो यही आपसे दरख्वास्त है, हिंदी इंग्लिश का यूज़ करिए अगर कमेंट करने के लिए। बाकी थैंक यू सो मच। ओके। और भी कुछ बोलना था लेकिन ध्यान नहीं रहता क्या बोलना था। लिख के ला करूँगा और क्या करूँगा। और बस अब मुझे ना तो वीडियो स्टार्ट करना आता कि भी क्या कैसे स्टार्ट करें, जैसे मेरा मन करता है मैं ऐसे बोल देता हूँ और एंड भी ऐसे कर देता हूँ लास्ट में। ठीक है, थैंक यू, ओके।